जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। ये बात उस महागुरु ने कहा, उस विश्व गुरु ने कहा जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है, जो विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। महाकवि, महाकवि के नाम से जाने जाते हैं, विश्व जिनको हम लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के बारे में आज कुछ विशिष्ट चर्चा करेंगे, जिनको महाकवि, महागुरु पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे विश्व के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विश्व गुरु की अगर बात करें तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आती है, और इसमें और ये बात उखर कर निखर कर सामने आती है कि इनके अंदर जो बसे जो गुण थे वो पूरे देश, अपने देश इंडिया से लेकर एशिया देश, यूरोपियन कंट्री, हर एक देश के एक एक लोग इनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। जरूर इनमें कुछ ऐसी बात है जो इनसे सभी आकर्षित हुए। कौन कौन से ऐसे गुण थे? इनके अंदर इतने गुण विद्यमान थे, इनको मल्टी टैलेंटेड भी कहा गया। इनके अंदर इतने गुण विद्यमान थे, कहा नहीं जा सकता। चलते हैं आगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने समय में 1913 में ये पहले, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किस लिए? इन्होंने गीतांजलि लिखा था। गीतांजलि इनके द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। टैगोर की गीतांजलि 1910 में की बात है। गीतांजलि समेत बांग्ला और काव्य संग्रहालयों से ली गई कविताओं के अंग्रेज गद्य अनुवाद की इस पुस्तक की डब्ल्यू विनोद योट्स और आद्रे जीत ने प्रशंसा की, और इसके लिए टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वे एकमात्र भारतीय साहित्यकार थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले यूरोपियन भी थे। अब इनके दो दृश्य हैं, इनको और उजागर करते हुए कहते हैं ये आमतौर पर इनको आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार ही माना जाता है। ये एक ही साथ में एक बंगला कवि भी थे, कहानीकार भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे और नृत्यकार भी थे। यहाँ पर देश देश इतनी तरक्की कर जा रहा है कि यहाँ पर इंसान की काबिलियत तो सुनिए ना, कि लोग एक चीज कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर देख नहीं रहे हैं। और यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में इतने सारे महापुरुष खुद पहले से ही जन्म ले चुके हैं, जिनके अंदर मल्टी टैलेंट एक नहीं हजारों हजारों के कगार में हैं। और उनके अंदर बहुत सारी विशेषता है। एक साथ में कहानीकार भी है, गीतकार भी है, संगीतकार भी है, नाटककार भी है। यहाँ हम लोग तो पहले ही मनुष्य को डिवाइड कर देते हैं कि आप इस कैटेगरी के होने वाले हो, आप इस कैटेगरी के होने वाले हो। मतलब ये क्या है? तो हमें रविंद्रनाथ टैगोर से सीखनी चाहिए कि हमारे अंदर एक साथ में बहुत सारे गुण होने चाहिए, और हो भी सकते हैं। वे एक साथ में बांग्ला कवि थे, कहानीकार भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे, चित्रकार भी थे। सोचिए, भारत ने ऐसे महापुरुष पहले ही पैदा कर चुके हैं, पहले ही महापुरुष यहाँ पर रह चुके हैं। और अभी तो और दुनिया आगे बढ़ रही है। दोस्तों, कभी भी एक पगडंडी पर न रहे, अपने अंदर की जो विचार है, अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बहुत भूमिका रही है। उन्होंने पश्चिमी देशों से और पूर्वी देशों में जो संपर्क बना दिया है अपने रचना के विचार से, बहुत अद्वितीय है, बहुत अतुलनीय है, जो कि शायद ही कोई कर पाया है। इनका जो गांधी जी के साथ अच्छी उठक बैठक थी, अच्छे विचार थे, अच्छे संबंध थे। दोनों आपस में बहुत विचार विमर्श भी करते थे। दोनों एक दोनों महापुरुष की जितनी भी व्याख्या की जाए कम है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो लेकिन एक कहा जाता है कि एक महापुरुष दूसरे महापुरुष के साथ ही बैठता है। और बैठने के बाद की बात नहीं है कि संगत, है ना, संगत कहने का मतलब ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदर जितने सारे गुण थे वो, और महात्मा गांधी के अंदर भी बहुत सारे गुण थे। तो इन दोनों ने भारत का क्या निर्माण किया है, और आज भी लोग याद करते हैं, आज भी हम लोग इसे बेस बनाकर चलते हैं, एक बुनियाद कायम रहती है। ठीक है।
एक नजर हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी के ऊपर चलते हैं, इनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जीवन इतना बेमिसाल कैसे रहा, इनके जीवन से हमें जरूर कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि आज जो है वो 7 मई है, और 7 मई के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है, और इनका जन्म हुआ था, और जन्म दिवस के अवसर पर हमें इनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाली है। तो चलते हैं, एक नज़र इनके जिंदगी, इनके जीवन परिचय के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। आइए। जन्म। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माता का नाम शारदा देवी था। रविन्द्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ ठाकुर और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने माँ बाप की तरह जीवित संतानों में भी छोटे थे, मतलब अपने माँ बाप के 13 जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। जब वे छोटे थे तब भी उनकी माँ का देहांत हो गया था। क्योंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे, इसलिए उनका लालन पालन किने किया, नौकर चाकरों ने किया। वे बहुत ही शिक्षित और धनी परिवार से बिलोंग्स करते थे। उनके सबसे बड़े भाई का नाम देवेंद्रनाथ दविजेंद्रनाथ, और जो दार्शनिक भी थे और कवि भी थे। उनके दूसरे भाई का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने के वाले पहले भारतीय थे। उनके एक और भाई जतीन्द्र नाथ जो थे, जो संगीतकार भी थे और नाटककार भी थे। उनकी बहन उनकी एक बहन थी स्वर्ण कुमारी देवी, जो एक कवित्री थी, उपन्यास थी। इनके घर में सारे के सारे तो इतने सारे महापुरुष वगैरह के कुछ कहना नहीं है, पूरा घर घर शिक्षित ही शिक्षित भरा हुआ था। 1883 में उनका विवाह किससे हुआ था? मृणालिनी से हुआ था। अब एक नजर और बढ़ाते हैं उनकी शिक्षा के ऊपर। उनकी शिक्षा कैसे बीती? रविन्द्रनाथ टैगोर की स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स स्कूल में हुई थी। टैगोर ने बैरिस्टर बनने की चाहत थी। क्या बनने की चाहत थी उनके अंदर? बैरिस्टर बनने की चाहत थी, लेकिन 1878 में इंग्लैंड में ब्रिजॉन पब्लिक स्कूल में इनको दर्ज कराया गया। उन्होंने लंदन कॉलेज विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई की, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए। क्या उनके मन में चल रहा था, ये वही जानते हैं। शायद स्वतंत्रता के लिए, शायद उनके मन में कुछ और चल रहा था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन से ही कविता कहानी लिखने का शौक था। देखिए, बैरिस्टर बनना था, लेकिन वापस रिटर्न आकर इन्होंने क्या लिखा? कहानी, अपने मन को, क्योंकि कहा जाता है ना, मन जो बोले वही करना चाहिए, सुनो सबका करो मन का। तो इन्होंने अपने सबसे पहले आगे बढ़ने का एक ही धारणा होनी चाहिए, एक ही सक्सेस है, सक्सेस की एक ही कहानी है, जो सुनो सबका करो मन का। उनके पिता देवेंद्र ठाकुर एक जाने माने सुधारक थे, जो समाज में काम करते थे, समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। वे चाहते थे कि रविंद्र बड़े होकर बैरिस्टर बने, लेकिन इसलिए उन्होंने रविंद्र को कानून की पढ़ाई करने की, ये हो गई पिता की इच्छा था कि वे बैरिस्टर बने, बट उन्होंने पढ़ाई करने के लिए, कानून के लिए लंदन भेजा, लेकिन रविन्द्रनाथ का मन किसमें का था, लगता था? साहित्य में लगता था, तो उन्होंने नहीं किया। तो इनसे ये सीखने को भी मिलता है बच्चों, दोस्तों, कि जो आपका मन करे वो करे। जबरदस्ती गार्जियन अगर बोले तो गार्जियन को समझाएं कि हमारा मन इसमें लगता है, इन चीजों में नहीं लगता। ठीक है। उन्हें अपने मन के भावों को कागज पर उतारना पसंद था, इसलिए उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग भी अधिक करते थे। आखिरकार उनके पिता ने पढ़ाई के बीच में उन्हें वापस भारत बुला लिया और उन पर घर परिवार की जिम्मेदारी डाल दी। अधिकतर आज भी यही होता है कि पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है, और बाद के बाद अगर नहीं पढ़ाई का सक्सेस देखा जाता है तो उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। आज भी कॉमन ये है। रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रकृति से बहुत प्यार था। उन्होंने वे गुरुदेव के नाम से सभी सभी के सामने लोकप्रिय थे। भारत आकर गुरुदेव ने फिर से लिखने का काम शुरू किया। भारत आए, लिखना पसंद था, लिखना स्टार्ट कर दिए। कुछ बातें और उनके करियर को लेकर। इंग्लैंड से वापस जब आए तो अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक का अधिकांश समय रविन्द्रनाथ ने सियालदा, जो है ना, सियालदा अब बांग्लादेश में है, स्थित अपने परिवार में जागीर बिताया। वर्ष 98 में उनके बच्चे और पत्नी के साथ यहाँ रहने लगे। उन्होंने दूर तक फैले अनेक जागीर बहुत भ्रमण किया, ग्रामीण और गरीब लोगों की गरीबी से देखा। वर्ष 1891 में 1895 में उन्होंने ग्रामीण बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएं लिख डाली। वर्ष 1901 में 1901 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन वहां पर चले गए, मतलब शांति निकेतन चले गए, और यहाँ आकर एक आश्रम स्थापित किए। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय, पूजा स्थल निर्माण करवाया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए, एक सुंदर बगीचा भी लगाया। यहाँ पर उनकी पत्नी और 2 बच्चे की मौत भी हुई।
यहाँ पर उनकी पत्नी और 2 बच्चे की मौत भी हुई। उनके पिता भी सन 1905 में चले बसे। इस समय तक उनको अपनी विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी, मतलब रेंट मिलने लगा था। कुछ आमदनी उनके साहित्य की रॉयल्टी भी मिलने लगी थी। 14 नवंबर 1913 को रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये तो हम लोग 14 नवंबर को मिला था। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी ने उन्हें अब कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें पुरस्कार देने का निर्णय लिया। अंग्रेज सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। नाइटहुड याद रहे, नाइटहुड की उपाधि प्रदान की, जिन्हें रविंद्रनाथ ने 1919 में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने छोड़ दिया अपना, ये मतलब त्याग दिया था। इतना भीषण नरसंहार जलियांवाला बाग के बाग में जो हत्याकांड हुआ था, उसके लिए इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उसको त्याग दी। 1921 में उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड एमहर्स्ट के साथ मिलकर उन्होंने अपने आश्रम के पास एक ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने नाम बदलकर इसका नाम क्या रख दिया, श्री निकेतन रख दिया। अब इनकी जीवनी इतनी लंबी है कि हमारा जो है, अब वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाए, तो उनके कुछ बातों को समझाकर अब उनकी मृत्यु के पास समझते हैं कि इन इस महान जो महापुरुष थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन की आखिरी 4 साल पीड़ा और बीमारी में ही बिताए। बीमारी तो होते 1937 के अंत में उन्हें अचेत हो गए और बहुत समय तक इसी अवस्था में रहे, लगभग 3 साल। एक बार फिर ऐसा हुआ कि इस दौरान कभी भी ठीक होते हुए कविताएं लिखते थे, लेकिन इस दौरान पर लिखी गई कविताएं बेहतरीन थी। लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में उनका देहांत हो गया। ऐसे महापुरुष की कहानी जो है आज हम लोग विशेष सुनने को मिला। और ये जो है 7 मई जिसको हम लोग रविंद्र टैगोर जयंती के नाम से जानते हैं और मनाते हैं, तो आज हम लोग का इनका जो जीवन रहेगा, इनकी जो बातें रही हमारे स्मरणीय रहेगी। और हम लोग इनके जीवन से बहुत सारी चीजों को सीख कर अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो भारत ने ऐसे महापुरुष भारत की जमीन पर ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं जिनसे एक बड़ा भारत का निर्माण होता है। और बड़ा भारत के निर्माण में भी और भविष्य में कितने सारे महापुरुष जन्म लेंगे। तो आज ये हमारे भारत के जो बेस बने हैं, जो जड़ हैं, इनको हम लोग को बरकरार रखना है। तो 7 मई को हम लोग रविंद्र टैगोर की जयंती की शुभकामना और इनके जन्म दिवस के अवसर पर हमने आज भी आपको इनके जीवन से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ सुधार हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस चैनल पे आपको अधिक से अधिक कंटेंट आपको प्लेलिस्ट पे जाने के बाद ही पता चलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग खोजें और वहां से जाकर आप लोग को आपके लायक कंटेंट जरूर अवेलेबल मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डिस्कस करेंगे, या फिर आप लोग जो है कमेंट करें कि किस महापुरुष के ऊपर आप लोग को ये टॉपिक चाहिए। थैंक यू।